हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और पूरी तरह से मस्त होंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है। हम लोग ग्राम समाज एवं विकास में अपना चैप्टर पढ़ रहे थे। चैप्टर फिनिश किया था लेखपाल के कार्य, भूमि एवं मापन। आज उसी क्रम पे हम आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आए हैं, उत्तर प्रदेश में कृषि व्यवस्था। उत्तर प्रदेश में कृषि व्यवस्था एक नया हमारा अगला चैप्टर रहेगा। ठीक है, ग्राम समाज एवं विकास का। यूपी लेखपाल के एग्जाम की डेट 19 जून आ चुकी है। जैसा कि मैं बार बार आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, प्रैक्टिस आप बिल्कुल लगातार करते रहिए। एक भी प्रैक्टिस को छूट ना पाए बच्चों। प्रैक्टिस क्या है, मैं जैसे ही मैं क्लास मेरी खत्म होती है, यानी कि जैसे ही मेरा सिलेबस खत्म होता है, यूपी लेखपाल का हिंदी व ग्राम समाज एवं विकास का, हमारा उत्तर प्रदेश में कृषि व्यवस्था, इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं और केंद्र सरकार की योजनाएं, यह चैप्टर जैसे ही फिनिश होगा इसके बाद हम आपके लिए बिल्कुल दमदार प्रैक्टिस कराते रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल। चलिए इसी क्रम पे अब हम नए चैप्टर पढ़ाते हैं, उत्तर प्रदेश में कृषि व्यवस्था। उत्तर प्रदेश की कैसी कृषि व्यवस्था है, यहाँ के क्या क्या फसलें हैं, ठीक है, मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ के मैदान कैसे क्या है। आइए इस चैप्टर में, इस चैप्टर से संबंधित जो जो भी टॉपिक्स हैं इन सभी चैप्टर में क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश कृषि विभाग, सबसे पहले टॉपिक है उत्तर प्रदेश कृषि विभाग। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना वर्ष 1875 में की गई थी। कब की गई थी? उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना वर्ष 1875 में की गई थी। ठीक है, प्रारंभ में इस विभाग का कार्य कृषि संबंधित आंकड़ों का संकलन करना एवं आदर्श प्रक्षेत्रों की स्थापना करना था। तो ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब हुई? वर्ष 1875 में की गई। प्रारंभ में इस विभाग का कार्य कृषि संबंधित आंकड़ों का संकलन करना एवं आदर्श प्रक्षेत्रों की स्थापना करना था। ठीक है, यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब हुई? वर्ष 1875 में हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1880 में इस विभाग को भू अभिलेख विभाग से जोड़ दिया गया। वर्ष 1880 में इस कृषि विभाग को भू अभिलेख विभाग से जोड़ दिया गया है। ठीक है, वर्ष 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित होने के बाद कृषि क्षेत्र को प्रांतीय विषय में शामिल किया गया। तो ध्यान रखेंगे कृषि विभाग को वर्ष 1880 में भू अभिलेख विभाग से जोड़ दिया गया, लेकिन वर्ष 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित होने के बाद कृषि क्षेत्र को प्रांतीय विषय में शामिल किया गया, यानी कि स्टेट लिस्ट में इसको शामिल किया गया। ठीक है, कृषि व्यवस्था उत्तर प्रदेश की स्टेट लिस्ट में शामिल है बच्चों। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है दिसंबर 1919 में कृषि विभाग को एक स्वतंत्र विभाग के रूप में स्थापित किया गया। दिसंबर 1919 में कृषि विभाग को एक स्वतंत्र विभाग के रूप में स्थापित किया गया। यहाँ से आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कृषि विभाग को स्वतंत्र विभाग के रूप में कब स्थापित किया गया? तो ध्यान रखेंगे दिसंबर 1919 में इसको क्या किया गया मेरे प्यारे बच्चों? स्थापित किया गया। ठीक है जी, बिल्कुल सही सर। आगे बढ़ते हैं। एक स्वतंत्र निकाय के रूप में इसमें उपज, पशुपालन, भूमि संरक्षण, गन्ना उत्पादन गतिविधियों को शामिल किया गया था। ठीक है, तो कृषि विभाग एक स्वतंत्र निकाय के रूप में इसमें उपज, पशुपालन, भूमि संरक्षण, गन्ना उत्पादन गतिविधियों को शामिल किया गया था। उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति, देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश की हरित क्रांति बता रहे हैं, लेकिन इसके लिए हम एक नया वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। हरित क्रांति क्या होती, श्वेत क्रांति क्या होती, पीली क्रांति क्या होती, नीली क्रांति क्या होती, इस प्रकार की क्रांति से संबंधित जितनी भी क्रांति उसके लिए हम आपके छोटा सा एक वीडियो बना के लाएंगे उसमें। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में
हरित क्रांति का प्रभाव बहुत व्यापक रहा था। उत्तर प्रदेश राज्य में हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का प्रभाव बहुत व्यापक रहा था। राज्य में हरित क्रांति को 2 चरणों में संपन्न किया गया। राज्य में हरित क्रांति 2 चरणों में संपन्न हुई थी, यानी कि 2 स्टेजेस में। पहले चरण के दौरान उत्तर प्रदेश हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही। सबसे पहले चरण के दौरान उत्तर प्रदेश की हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति के प्रथम चरण के दौरान गेहूं के उत्पादन में व्यापक वृद्धि दर्ज की गई। ठीक है, हरित क्रांति के प्रथम चरण के दौरान गेहूं के उत्पादन में व्यापक वृद्धि दर्ज की गई। द्वितीय चरण की हरित क्रांति की शुरुआत उन क्षेत्रों में की गई जो क्षेत्र हरित क्रांति के प्रथम चरण से वंचित रह गए थे, यानी कि पहला स्टेज तो उनका सक्सेस हो गया। ठीक है, गेहूं के उत्पादन में इनकी व्यापक वृद्धि दर्ज की गई प्रथम चरण में। द्वितीय चरण की हरित क्रांति उन क्षेत्रों में शुरू की गई जहां पे जो क्षेत्र प्रथम चरण से वंचित रह गए थे। इस दौरान ऐसे क्षेत्रों का चयन किया गया कि जहां सिंचाई व्यवस्था का एकमात्र साधन मानसूनी वर्षा थी, यानी कि खेतों की सिंचाई के लिए सिर्फ वहां पे मानसून की वर्षा का इंतजार करते थे। तो अब ऐसे क्षेत्रों का क्या किया गया, चयन किया गया। तो हरित क्रांति 2 चरणों में सफल हुई। पहले चरण के दौरान गेहूं के उत्पादन में व्यापक वृद्धि दर्ज की गई। दूसरे चरण की हरित क्रांति की शुरुआत उन क्षेत्रों में की गई जो हरित क्रांति के प्रथम चरण से डेप्राइव रह गए। इस दौरान ऐसे क्षेत्रों का चयन किया गया कि जहां सिंचाई व्यवस्था का एकमात्र साधन सिर्फ मानसूनी वर्षा ही थी। ठीक है जी, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। इस चरण में चावल उत्पादन को विशेष प्राथमिकता दी गई, यानी कि हरित क्रांति के प्रथम चरण में गेहूं के उत्पादन को विशेष बल दिया गया, व्यापक दर्ज की गई। जबकि इस चरण में द्वितीय चरण में चावल उत्पादन को विशेष प्राथमिकता दी गई। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में जहां औसत वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है, द्वितीय हरित क्रांति वहां अधिक सफल हुई। यानी कि हम ये कह दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में जहां एवरेज वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है, वहां पे सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन अधिक सक्सेस रही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं बिल्कुल समझ में आ गया होगा ग्रीन रिवॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं। इसी में सन 1958 में जब भारत में पहली बार 120 लाख टन गेहूं से 50 लाख टन की बढ़त से, यानी कि 120 लाख टन गेहूं से अगर 50 लाख टन की बढ़त हो जाए तो टोटल 170 लाख टन गेहूं पैदा हुआ, तब किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने इसे हरित क्रांति की संज्ञा प्रदान दी? ध्यान रखना, डॉक्टर विलियम गॉड ने। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बना के मैं लाया हूँ आपके लिए कि सन 1998 में जब भारत में पहली बार 120 लाख टन गेहूं से 50 लाख टन गेहूं की बढ़त से 170 लाख टन गेहूं पैदा हुआ, तब किस अमेरिकी साइंटिस्ट ने इसे हरित क्रांति की संज्ञा प्रदान दी? डॉक्टर विलियम गॉड ने। ठीक है बच्चों, डॉक्टर विलियम गॉड ने। आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति का श्रेय डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को तथा परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। एग्जाम में यहीं से एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कि हरित क्रांति का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है, तो ध्यान रखेंगे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। ठीक है, हरित क्रांति का मुख्य प्रभाव, हरित क्रांति का मुख्यतः प्रभाव गेहूं और कुछ सीमा तक धान की फसल पर दिखाई पड़ता है। ठीक है, इसका प्रभाव कहाँ कहाँ पर, एक तो गेहूं और कुछ हद तक कहाँ पे, धान की फसल पर भी दिखाई पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद, इसकी स्थापना वर्ष 1973 में की गई। वर्ष 1973 में राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की स्थापना की गई। किसानों को उनकी फसलों का उचित समर्थन मूल्य मिले, इसके लिए परिषद प्रभावशाली ढंग से विभिन्न अधिनियमों को क्रियान्वित करने में प्रासंगिक भूमिका निभाता है। ठीक है, किसानों को उनकी फसलों का उचित समर्थन मूल्य मिले, इसके लिए परिषद प्रभावशाली ढंग से विभिन्न अधिनियमों को क्रियान्वित करने में प्रासंगिक
भूमिका निभाता है। ठीक है, बिल्कुल। कृषि वर्ष 1972-73 के दौरान राज्य का कुल आवक 37,90,000 मीट्रिक टन था, जो कृषि वर्ष 2018-19 में बढ़कर 626,45,000 लाख मीट्रिक टन हो गया। यानी कि कृषि वर्ष 1972-73 के दौरान राज्य का कुल आवक लगभग इतने 37,90,000 मीट्रिक टन था। वहीं पर कृषि वर्ष 2018-19 में देख लें यदि तो कितना हो गया, 626,45,000 मीट्रिक टन हो गए हैं। वर्ष 1972-73 में जबकि सभी मंडियों में कुल आय कितनी थी, ये थी 1,92,00,000। वहीं पे 18-19 के सत्र में देखें जो कि बढ़ के 18,35,14,00,000 हो गई है। ठीक है जी, बिल्कुल। यहाँ पे पॉइंट सभी नोटेड पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसलिए मैंने हर कलर से इसको देखिए यहाँ पे हाईलाइट करके, अंडरलाइन करके, बोल्ड करके सभी को मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद से कृषक वर्ग अनेक रूप से लाभान्वित हुए हैं। यानी कि राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद से कृषक वर्ग यानी किसान वर्ग अनेक रूप से लाभान्वित हुए। कैसे? बेहतर भंडारण सुविधा प्रदान करता है। मंडी परिषद में क्या होता है, आप अब लोग वहां पे क्या करते हैं, जैसे अड़तिया वगैरह होते हैं, अपने सब्जी वगैरह यानी कि आलू वगैरह होते हैं, सब क्या करते हैं, वहां पे भंडारण की सुविधा भी मिलती है। ये बाजार में निर्माता विक्रेता को सुविधाएं प्रदान करता है। यानी कि बाजार में क्या कर सकते हैं, आप सेल कर सकते हैं सब्जियों। किसान अपनी सब्जी को ले जाके मंडी परिषद यानी मंडी में बैठता है, वहां पे क्या करता है, सब्जी बेचता है। कृषि उपज बिक्री संबंधित विवादों को हल करने में सहयोगात्मक भूमिका निभाता है। यानी कि कृषि से उपज बिक्री संबंधित विवादों को हल करने में सहयोगात्मक भूमिका निभाता है, क्योंकि बगल में कृषि उत्पादन मंडी परिषद बना हुआ है। सही वजन और तराजू का नियमित सत्यापन करता है। ठीक है, सही वजन और तराजू का नियमित सत्यापन होता है। कहते हैं ना, जाओ मंडी से तुला लाओ जाके, जो कुल लेते हैं ना। बाजार में निर्माता विक्रेताओं को विशेष सुविधा प्रदान करता है। नंबर 6, बाजार आसूचना की पर्याप्त व्यवस्था रखता है। यानी कि आगे से आ रही हर एक जानकारी बाजार में होती है मंडी परिषद के पास। ठीक है, बाजार से संबंधित यह सुनिश्चित करता है कि कृषि उत्पादक संपूर्ण बाजार में सुधार हेतु बाजार में धन के उपभोग में अपनी बात स्पष्ट तौर से रख सके। ठीक है, ये बिल्कुल सुनिश्चित किया जाता है कि कृषि उत्पादक संपूर्ण बाजार में सुधार के लिए धन के उपभोग में अपनी बात को स्पष्ट तौर से क्या कर सके, रख सके। बिल्कुल। राज्य की नई कृषि प्रणाली, तो ये आपको समझ में आया। राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद से किसान वर्ग किस किस रूप से लाभान्वित हुए हैं। ठीक है, आगे राज्य की नई कृषि प्रणाली। उत्तर प्रदेश राज्य की नई कृषि नीति को बढ़ावा देने हेतु 2 मौलिक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की नई कृषि नीति यानी कि प्रणाली को बढ़ावा देने हेतु 2 मौलिक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। पहला, एक तो वैज्ञानिक कृषि को प्रोत्साहित करना। क्या करना? वैज्ञानिक कृषि को प्रोत्साहित करना। नंबर सेकंड, क्या लक्ष्य है? कृषि उत्पादन में औसतन 5.1% की वृद्धि दर को प्राप्त करना। जी बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश सरकार की नई कृषि नीति को बढ़ावा देने के लिए 2 मौलिक लक्ष्य कौन से निर्धारित किए गए हैं? पहला किया गया है वैज्ञानिक कृषि को प्रोत्साहित करना। क्या करना? वैज्ञानिक कृषि को प्रोत्साहित करना। नंबर सेकेंड, कृषि उत्पादन में औसतन 5.1% की वृद्धि दर को प्राप्त करना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जी बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। राज्य द्वारा घोषित की गई कृषि प्रणाली के निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदु हैं। राज्य सरकार द्वारा डिक्लेयर की गई कृषि प्रणाली के निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदु हैं। क्या है बिंदु? राज्य में कृषि विकास हेतु रुपए 30 करोड़ की राशि में कृषि विकास स्थापित करने का निर्णय। राज्य सरकार द्वारा घोषित की गई कृषि प्रणाली के निम्नलिखित कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है कि राज्य में कृषि के विकास के लिए, राज्य में स्टेट में एग्रीकल्चर के विकास के लिए 30 करोड़ रुपए की राशि में किसान कृषि विकास स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि कृषि में नई आधुनिक तकनीक उपलब्ध करने हेतु सभी 75 जिलों में एक कृषि अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित करने की घोषणा की गई है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि में नई आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में एक-एक कृषि अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित करने की घोषणा की है। ठीक है, आगे क्या है? आगे है अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन लोन उपलब्ध करने पर विशेष बल दिया गया, यानी कि कम समय के लिए या ज्यादा समय के लिए भी लोन दिया जा सकता है। इस पे भी विशेष फोकस किया गया। ठीक है, कृषि क्षेत्र में आलू बीमा निधि तथा रेशम विकास निधि की स्थापना करने की भी योजना बनाई गई। कृषि क्षेत्र में आलू बीमा निधि तथा रेशम विकास निधि की स्थापना करने की क्या बनाई गई? योजना बनाई गई। नकदी फसलों के उत्पादन में किसानों को प्रोत्साहन देना। नकदी फसलों के उत्पादन में किसानों को प्रोत्साहन देना। ठीक है, हाँ, तो ध्यान रखेंगे। और पॉइंट्स में कृषि के वैज्ञानिक तरीकों को किसानों तक पहुंचाना, कृषि के जितने भी साइंटिस्ट वे हैं वो किसानों तक पहुंचाना, ताकि किसान मित्रों की व्यवस्था करना। तो राज्य सरकार के द्वारा घोषित की गई कुछ कृषि प्रणाली थी, जिनके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। ये कहा गया था कि राज्य में कृषि के विकास के लिए 30 करोड़ रुपए की राशि में कृषि विकास स्थापित करने का निर्णय लिया गया। दूसरी चीज ये कही गई कि कृषि में नई आधुनिक मॉडर्न टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराने के लिए सभी 75 जनपद में एक-एक कृषि अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित करने की घोषणा की गई। अल्पकालीन दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया गया। कम समय के लिए ज्यादा समय पर, कम समय के लिए भी और ज्यादा समय के लिए भी लोन की सुविधा उपलब्ध कराई गई। कृषि क्षेत्र में आलू बीमा निधि तथा रेशम विकास निधि की स्थापना करने की योजना। नेक्स्ट पॉइंट है नकदी फसलों के उत्पादन में किसानों को प्रोत्साहन देना। कृषि के वैज्ञानिक तरीकों को किसानों तक पहुंचाने हेतु किसान मित्रों की व्यवस्था करना। अगला आता है कृषि जलवायु प्रदेश। कृषि जलवायु प्रदेश से क्या है कि उत्तर प्रदेश में कृषि को जलवायु के आधार पर 9 भागों में विभाजित किया गया है। कहाँ पर कैसी मिट्टी है, किस क्षेत्र में, ठीक है, ये सब बताया गया है। वहाँ की जलवायु कैसी है, किस चीज के लिए उगाने के लिए वहाँ पे फेमस है कि आप ये फसल यहाँ पे उगा लेंगे तो अच्छी जलवायु कारण आपकी फसल वहाँ पे उग जाएगी। तो उत्तर प्रदेश में कृषि कृषि को जलवायु के आधार पर 9 भागों में विभाजित किया जाता है। यहीं से आपका पहला क्वेश्चन बन जाता है कि उत्तर प्रदेश में कृषि को जलवायु के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 9 भागों में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपका पहला भाग है भाबर एवं तराई क्षेत्र। भाबर एवं तराई क्षेत्र, देखिए इस क्षेत्र का वितरण हिमालय के तलहटी क्षेत्र के बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, रामपुर, बरेली, बहराइच, श्रीवास्ती, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, मुरादाबाद आदि जिलों में है। इस क्षेत्र का वितरण इन सभी जिलों में है मेरे प्यारे बच्चों। इस क्षेत्र में उष्ण जलवायु मिलती है। कृषि उत्पादन के दृष्टिकोण से यह प्रदेश अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। यह क्षेत्र रबी फसलों के अलावा गन्ना उत्पादन के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी कि भाबर एवं तराई क्षेत्र में आप यहाँ पे रबी फसलों के अलावा गन्ना उत्पादन के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो बता दिया हमने कि इस क्षेत्र का वितरण कहाँ कहाँ पर है। हिमालय के तलहटी क्षेत्र के बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, रामपुर, बरेली, बहराइच, श्रीवास्तव, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, मुरादाबाद आदि जिलों में है बच्चों। ठीक है, अगला है पश्चिमी मैदान। ठीक है, वेस्टर्न फील्ड्स। इस क्षेत्र का वितरण मेरठ मंडल एवं आसपास के क्षेत्रों में, यानी कि मेरठ डिवीजन और आसपास उसके क्षेत्रों में इसका वितरण है। इस क्षेत्र में बांगर मृदा, जिसे पुरातन जलोढ़ मृदा भी कहा जाता है। मृदा बच्चों यहाँ पे होती है मिट्टी। इस क्षेत्र में बांगर मृदा, जिसे पुरातन जलोढ़ मृदा भी कहा जाता है, का विस्तार अधिक हुआ है। गेहूं एवं गन्ना के अलावा फल एवं सब्जियों के उत्पादन के लिए यह क्षेत्र महत्वपूर्ण माना जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पश्चिमी मैदान में आप गेहूं गन्ना के साथ साथ फल एवं सब्जियां भी आप उगा सकते हैं। पश्चिमी मैदान है कहाँ कि मेरठ डिवीजन के आसपास जितने भी क्षेत्र हैं, तो सभी इन क्षेत्रों का वितरण पश्चिमी मैदान में है। इस क्षेत्र में बांगर मृदा, जिसे पुरातन जलोढ़ मृदा भी कहा जाता है। अगला बढ़ते हैं मध्य पश्चिमी मैदान। ठीक है, मध्य पश्चिमी मैदान, मिडल वेस्टर्न फील्ड्स।
इस क्षेत्र का वितरण बरेली एवं मुरादाबाद मंडल के क्षेत्रों में विस्तृत है। इस क्षेत्र का वितरण बरेली एवं मुरादाबाद मंडल के क्षेत्रों में विस्तृत है। यह प्रदेश पश्चिमी मैदान भाग से मिला हुआ है। मध्य पश्चिमी पश्चिमी नाम ही आ रहा है, तो भाई पश्चिमी मैदान भाग से मिला हुआ है। इस प्रदेश में भी पुरातन जलोढ़ एवं तराई मृदा का विस्तार पाया जाता है। कृषि दृष्टिकोण से यह क्षेत्र अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। कृषि दृष्टिकोण से यह क्षेत्र अधिक महत्वपूर्ण माना गया है, तो ध्यान रखेंगे मध्य पश्चिमी मैदान का क्षेत्र का वितरण बरेली एवं मुरादाबाद मंडल के क्षेत्रों में विस्तृत है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं दक्षिण पश्चिमी समशुष्क मैदान। दक्षिण पश्चिमी समशुष्क मैदान इस क्षेत्र का वितरण आगरा मंडल एवं आसपास के क्षेत्रों में है। इस प्रदेश में जाड़े के मौसम में अधिक ठंड एवं गर्मी के मौसम में अधिक गर्मी पड़ती है। यही हाल कुछ हमारे जिले का भी है, जहाँ पर प्रेजेंट में हम कानपुर में हैं। जाड़े के समय में बहुत ठंडी होगी, गर्मी के समय बहुत गर्मी होगी, और कम वर्षा के कारण इस क्षेत्र में कृषि का विकास उन्नत नहीं है। खेती के लिए, कृषि के करने के लिए क्या चाहिए बच्चों? वर्षा चाहिए, यानी कि पानी की सिंचाई की जरूरत पड़ती है। हालांकि नहरों द्वारा सिंचाई करने की पूर्ण व्यवस्था मौजूद है इन दक्षिण पश्चिमी समशुष्क मैदानों में। तो ध्यान रखेंगे इस क्षेत्र का वितरण आगरा मंडल एवं आसपास के क्षेत्रों में है। इस प्रदेश में जाड़े के मौसम में अधिक ठंड, गर्मी के मौसम में अधिक गर्मी पड़ती है। कम वर्षा के कारण इस क्षेत्र में कृषि का विकास उन्नत नहीं है। हालांकि नहरों द्वारा सिंचाई करने की पूर्ण व्यवस्था मौजूद है। अगला मध्य मैदानी भाग, इसके अंतर्गत कानपुर, लखनऊ मंडल एवं फतेहपुर क्षेत्र को शामिल किया जाता है। मध्य मैदानी भाग के अंतर्गत कानपुर, लखनऊ मंडल एवं फतेहपुर क्षेत्र को शामिल किया जाता है। इस क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है। यहाँ रबी व खरीफ दोनों प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। समझ सकते हैं आपकी उत्तर प्रदेश के कानपुर, लखनऊ मंडल एवं फतेहपुर क्षेत्र में रबी की और खरीफ फसलें दोनों प्रकार से उगाई जा सकती हैं। रबी की फसलों के लिए सिंचाई के उन्नत साधनों का इस्तेमाल किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। तो ध्यान रखेंगे मध्य मैदानी भाग के अंतर्गत कानपुर, लखनऊ मंडल एवं फतेहपुर क्षेत्र को शामिल किया जाता है। इस क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है। यहाँ रबी व खरीफ दोनों प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। रबी की फसलों के लिए सिंचाई के उन्नत साधनों का इस्तेमाल किया जाता है। अगला बुंदेलखंड प्रदेश। बुंदेलखंडी सुना होगा नाम। बुंदेलखंड प्रदेश इस कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत झांसी एवं चित्रकूट मंडल के क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। यानी कि झांसी, चित्रकूट, बांदा मंडल इसमें सभी क्या किए जाते हैं बच्चों? शामिल किए जाते हैं। कम वर्षा, अनुपजाऊ मृदा, पठारी क्षेत्र एवं सिंचाई के साधनों के अभाव के कारण इस क्षेत्र में कृषि का विकास अधिक उन्नत नहीं हो पाता है। सीमित क्षेत्रों में रबी की फसलें ही उगाई जाती हैं। तो ध्यान रखेंगे बुंदेलखंड प्रदेश के अंतर्गत इस प्रदेश कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत झांसी एवं चित्रकूट मंडल के क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। कम वर्षा, अनुपजाऊ मृदा, पठारी क्षेत्र एवं सिंचाई के साधनों के अभाव के कारण इस क्षेत्र में कृषि का विकास अधिक उन्नत नहीं हो पाया है। सीमित क्षेत्रों में रबी की फसलें ही उगाई जाती है। अगला उत्तर पूर्वी मैदान। इस क्षेत्र का वितरण गोरखपुर तथा गोंडा जिलों तक हुआ है। उत्तर पूर्वी मैदान का वितरण गोरखपुर तथा गोंडा जिलों तक हुआ है। द्वितीय हरित क्रांति के दौरान, सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन के दौरान इस क्षेत्र में कृषि का विकास तेजी से हुआ। इस प्रदेश की मुख्य फसल क्या है बच्चों? चावल है। और द्वितीय हरित क्रांति में चावल यानी कि धान की खेती अधिक फसल हुई। इस प्रदेश में वर्षा की औसत मात्रा 100 सेंटीमीटर से अधिक है। इस प्रदेश में नवीनतम जलोढ़ मृदा का विस्तार है, जिसे खादर मृदा भी कहते हैं। इसका निर्माण नदियों के बाढ़ के उपरांत लाए गए अवसादों के जमाव से अधिक उपजाऊ होती है। हमने बताया था कि द्वितीय हरित क्रांति जहाँ पे 100 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है, वहां पर द्वितीय हरित क्रांति क्या है बच्चों? सफल है पूरी तरीके से। ठीक है,
तो इस क्षेत्र का वितरण गोरखपुर तथा गोंडा जिलों तक हुआ है। द्वितीय हरित क्रांति के दौरान इस क्षेत्र में कृषि का विकास तेजी से हुआ है। इस प्रदेश की मुख्य फसल चावल है। इस प्रदेश में वर्षा की औसत मात्रा 100 सेंटीमीटर से अधिक है। इस प्रदेश में नवीनतम जलोढ़ मृदा का विस्तार है, जिसे खादर मृदा भी कहते हैं। इसका निर्माण नदियों में बाढ़ के उपरांत लाए गए अवसादों के जमाव से होता है, अधिक उपजाऊ होती है। अगला पूर्वी मैदान प्रदेश। इस क्षेत्र का वितरण वाराणसी, अयोध्या, आजमगढ़ मंडल तथा इलाहाबाद मंडल, जिसको अब प्रयागराज मंडल कहा जाता है, के अंतर्गत आते हैं। तो पूर्वी मैदान प्रदेश के क्षेत्र वितरण वाराणसी, अयोध्या, आजमगढ़ मंडल तथा इलाहाबाद मंडल के अंतर्गत आते हैं। इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति उत्तर पूर्वी मैदान प्रदेश के समान है। इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति उत्तर पूर्वी मैदान प्रदेश के समान है। कृषि उत्पादन के दृष्टिकोण से यह एक महत्वपूर्ण कृषि जलवायु प्रदेश है। इस क्षेत्र में रबी एवं खरीफ के अलावा जायद फसलों का भी विस्तृत उत्पादन किया जाता है। रबी की फसल कर सकते हैं, खरीफ की फसल कर सकते हैं, साथ में यहाँ पे जायद फसल भी कर सकते हैं। जायद फसलों का भी विस्तृत उत्पादन किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है जी, बिल्कुल सर। विंध्य प्रदेश, यह राज्य का प्रमुख कृषि जलवायु क्षेत्र है। भौगोलिक विविधता इस क्षेत्र की विशिष्ट पहचान है। इस क्षेत्र का वितरण मिर्जापुर, सोनभद्र एवं दक्षिणी इलाहाबाद अब प्रयागराज के क्षेत्रों में है। यह एक पठारी प्रदेश है। इस प्रदेश की औसत वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक है। अधिक वर्षा के कारण खरीफ फसलों का उत्पादन यहाँ विशेष रूप से किया जाता है, जैसे कि चावल हो गया, ठीक है, यानी कि धान की फसल हो गई। तो विंध्य प्रदेश राज्य का प्रमुख कृषि जलवायु क्षेत्र है। भौगोलिक विविधता इस क्षेत्र की विशिष्ट पहचान है। इस क्षेत्र का वितरण मिर्जापुर, सोनभद्र एवं दक्षिणी इलाहाबाद के क्षेत्रों में है। यह एक पठारी प्रदेश है। इस प्रदेश की औसत वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक है। अधिक वर्षा के कारण यहाँ पर खरीफ फसलों का उत्पादन विशेष रूप से किया जाता है। तो जैसा कि हमने आपको आज के इस सेशन में हमने आपको क्या पढ़ाया, उत्तर प्रदेश नई कृषि व्यवस्था के अंतर्गत हमने आपको पढ़ाया उत्तर प्रदेश कृषि विभाग, ठीक है। अगला पढ़ाया उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद से क्या क्या किसानों को लाभ हुए, राज्य की नई कृषि प्रणाली क्या है, उसके क्या क्या मुख्य बिंदु हैं। कृषि जलवायु प्रदेश है जो कि उत्तर प्रदेश में कृषि की जलवायु को 9 आधार पर बांटा गया। जलवायु के आधार पर 9 क्षेत्र थे, हमने आपको सब बताया कहाँ किस मंडल में कहाँ कौन सी फसल उगाई जाती है बच्चों। तो आज के सेशन में हमारा सिर्फ यहीं तक था। कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई जोश, नई उमंग के साथ। नया टॉपिक इसी में आपके लिए हम लेके आएंगे। टॉपिक जैसा कि हमारा इस पे रहेगा मिट्टी से संबंधित कुछ टॉपिक रहेंगे, ठीक है। आगे जो टॉपिक होगा कल हम लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है। मैं सोचता हूँ कि पीपीटी के माध्यम से आपको अच्छे से स्क्रीन में दिखता भी होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए इस सेशन को यहीं से समाप्त करते हैं, कल फिर मुलाकात करेंगे, ठीक है बच्चों। धन्यवाद, राधे राधे, गुड इवनिंग आप सभी को।